हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 4 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का 2025 में, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों का हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाना इस वाले सेक्शन में जहां लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल, इसमें आपको पीडीएफ दिख जाएंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां डैश से मापी जाती हैं। तो लेंस में आपको प्रकाशिकी केंद्र दिखता है ना। लेंस में आपको प्रकाशिकी केंद्र दिखता है, तो सारी की सारी दूरियां जो है प्रकाशिकी केंद्र से मापी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है ना। ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है लेंस के केस में। लेंस के केस में अगर हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर में हम जानते हैं कि ध्रुव होता है, पोल होता है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्या मिलेगा यहाँ पर? पोल मिलेगा, है ना। पोल मिलेगा। सारी दूरियां जो है पोल से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है लेंस के केस में, है ना। दर्पण के केस में और लेंस के केस में सारी दूरियां जो है प्रकाशिकी केंद्र से मापी जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, है ना। और परमाणु संख्या बराबर होता है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो केवल प्रोटॉन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या ये जो ए है ये क्या है? मास नंबर है ना। मास नंबर है, यानी कि द्रव्यमान संख्या है। तो जब हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं तो उसमें प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये दोनों ही संख्या शामिल होती है। परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस स्थान का नाम क्या है जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? मधुमक्खियों से शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है उसे कहा जाता है एपियरी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एपियरी मधुमक्खियों को पालने और शहद उत्पादन की जगह है। ये एवियरी पक्षियों को रखने की जगह है, एक्वेरियम मछलियों को रखने की जगह है, और सेंचुरी यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण का क्षेत्र। डेरकुलम का आवेश विभवांतर से होकर गुजरता है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बट्टे में आवेश। किया गया कार्य 30 जूल है, आवेश 1.5 कूलम है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 वोल्ट, है ना। 20 वोल्ट, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यकता होती है? सवाल जो है वो हिंदी में गलत तरीके से पूछा गया है। एक्चुअल में सवाल ये है कि पादपों को लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों होती है ना। व्हाट इज द नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? पादपों को लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों होती है? तो चाहे पादप हो या जंतु हो, कोई सा भी जीव हो, लैंगिक जनन की आवश्यकता जो है वो होती है आनुवांशिक विविधता को बढ़ाने के लिए, है ना। आनुवांशिक विविधता जब होती है प्रजाति के जनसंख्या के बीच, तब उस प्रजाति की जो उत्तरजीविता है वो बनी रहती है। बदलते पर्यावरण में उस प्रजाति की जो जनसंख्या है वो हमेशा बनी रहती है, यानी वो प्रजाति जो है कभी समाप्त नहीं होगी, चाहे पर्यावरण बदलाव चाहे जितना भी क्यों ना हो जाए। अगर वेरिएशन है तो बदलते पर्यावरण में, बदलते परिस्थितियों में प्रजाति की जो उत्तरजीविता है वो बनी रहे, इसलिए वेरिएशन जरूरी है। और वेरिएशन आएगा जब लैंगिक जनन होगा, अब चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो जिस दिशा में कंपन करते हैं, जो तरंग होती है उसी दिशा में चलती है, उसी दिशा में चलती है ना। जो माध्यम के कण होते हैं जिस दिशा में वो दोलन करते हैं, जिस दिशा में वो कंपन करते हैं, है ना, जिस दिशा में वो दोलन करते हैं, जिस दिशा में वो कंपन करते हैं, उसी के समानांतर जो है तरंगे चलती है, उसी के पैरेलल जो है तरंगे चलती है। वैसे तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं।
अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। और जब माध्यम के कण जिस दिशा में दोलन करते हैं उसके लंबवत अगर तरंग चलती है तो उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, अनुप्रस्थ वेव, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, है ना, जैसे कि लाइट वेव। और इस वाले वेव को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे कि ध्वनि तरंग। तो हम बोलेंगे कण संचरण की दिशा में गति करते हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ए स्टेटमेंट है ये इसके लिए सही है ना, इसके लिए सही है, ट्रांसवर्स वेव के लिए सही है। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे सक्रियता श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उनकी डैश के क्रम में व्यवस्थित होती है। तो अभिक्रियाशीलता श्रृंखला या फिर अभिक्रियाशीलता श्रेणी, है ना, जिसे आप सक्रियता श्रृंखला या सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हैं। तो उसमें जो है धातुओं को ऊपर से नीचे के क्रम में लिखा गया है, धातुओं की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, है ना, घटती अभिक्रियाशीलता, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम सबसे ऊपर नहीं, सोडियम नहीं, पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, पोटेशियम सबसे ऊपर मिलेगा आपको, पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे सोडियम। इसके बाद ये आपको याद रखना होगा, कंठस्थ आपको करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो जो क्रियाशीलता है या फिर जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है वो घटती जाती है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? कौन सा यौगिक असंतृप्त है? असंतृप्त वाले में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मेथेन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, प्रोपीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मेथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ब्यूटेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, और प्रोपेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, यहां पर केवल हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको दिया गया है, केवल आपको हाइड्रोकार्बन दिया गया है। अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और केवल हाइड्रोजन हो, तो वो हमारा एल्कीन होता है। अब एल्कीन के नाम के अंत में इन मिलता है, और जिस हाइड्रोकार्बन में आपको डबल कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं, और इसके नाम के अंत में आपको जो है आइन मिलेगा, है ना, आइन मिलेगा। और अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, और इसे हम लोग एल्केन बोलते हैं। नाम के अंत में आपको एन दिखेगा। तो आप यहाँ देखो, ब्यूटेन में एन है, मीथेन में एन है, प्रोपेन में एन है, इसीलिए ये सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है प्रोपीन, प्रोपीन के नाम के अंत में इन है, और इन अपने आप पे असंतृप्त यौगिक है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणविक द्रव्यमान कितना है? कार्बन के समस्थानिक होते हैं जैसे कि कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, कार्बन 14 है। तो कार्बन 12 है, परमाणु द्रव्यमान 12, कार्बन 13 परमाणु द्रव्यमान 13, कार्बन 14 परमाणु द्रव्यमान 14, और एटॉमिक नंबर सबके केस में 6 होगा। तो कार्बन 13 समस्थानिक यानी कि परमाणु द्रव्यमान 13, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब के सब क्या कहे जाएंगे? आइसोटॉप्स। यानी कि समस्थानिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? अनॉक्सी श्वसन, जो हमारी पेशी कोशिका है, मसल सेल्स है, उसमें देखो क्या होता है, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, वैसे केस में क्या होता है कि हमारे पेशियों में दर्द होने लगता है। वो दर्द क्यों होता है? हमारी पेशी कोशिका में जो ग्लूकोज होता है ये
टूट जाता है पायरुवेट में, है ना, पायरुवेट में। इसी को हम लोग पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। पायरुवेट में टूटता है, ठीक। ये 6 कार्बन का यौगिक है और ये 3 कार्बन का यौगिक है। फिर क्या होता है, ये जो पायरुवेट है ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ही पेशियों में जो है वो ऐंठन होने लगता है और पेशियां जो है वो थकने लगती है ना, पेशियां जो है वो थकने लगती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, है ना, क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनऑक्सी श्वसन क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना। जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे पेशियों में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है ग्लूकोज टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो चलती है साइटोप्लाज्म में, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो चलती है साइटोप्लाज्म में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है। कुछ सरीसृप होते हैं, कुछ छिपकलियां होती हैं जिनमें लिंग का निर्धारण कि जो भ्रूण है वो नर होगा या मादा होगा, वो इस बात से डिसाइड होता है कि जो भ्रूण है यानी कि जो निषेचित अंडा है उसे किस तापमान पर रखा गया है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। देखो, अम्ल और कार्बोनेट के बीच में जब अभिक्रिया होती है या फिर अम्ल और हाइड्रोकार्बोनेट के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके बीच में जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और साथ में बनेगा जल और मुक्त होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इस हाइड्रोजन कार्बोनेट के स्थान पर अगर आप कार्बोनेट ले लेते हैं, है ना, ये सोडियम कार्बोनेट, तो भी जो उत्पाद है वो आपको यही मिलने वाला है, ठीक। तो जब हम अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से करवाते हैं या फिर कार्बोनेट से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिसका इस्तेमाल आग बुझाने में किया जाता है। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जमीन है, मान लीजिए पिंड जो है पहले h हाइट पे था, द्रव्यमान m था, तो अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। पिंड अपने मैक्सिमम हाइट पर है तो अभी इसके पास कोई गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा जो है वो 0 है। अब जैसे जैसे पिंड जो है वो नीचे की ओर आएगा तो जो ऊंचाई है वो घटती जाएगी, अगर ऊंचाई घटती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पिंड नीचे की ओर आएगा जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, इसीलिए जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती जाएगी। और जितने से स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी उतने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक। यानी किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे तो जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों का जो समेशन है यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो अचर रहती है ना, वो अचर रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। लेकिन हाइट के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटती है और जितने से घटती है उतने से गतिज ऊर्जा जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन इन दोनों का जो आप सम देखेंगे, योग देखेंगे, जिसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, हर बिंदु पर जो है वो एक समान बनी रहेगी। तो गतिज ऊर्जा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था और यह नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। जैसे मान लीजिए कि A है और ये B है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बनता है C और D। मान लो आपने A का 1 ग्राम लिया और B का 2 ग्राम लिया, तो टोटल आपने कितना द्रव्यमान लिया, 3 ग्राम लिया ना, 3 ग्राम लिया। मान लो कि ये बना 0.5 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि हमने जितना अभिकारक का कुल द्रव्यमान लिया था ना, उत्पाद का उतना ही कुल द्रव्यमान आएगा, ना तो एक्स्ट्रा मास बनेगा और ना ही किसी मास का ह्रास होगा।
तो अगर ये 0.5 ग्राम बना है तो टोटल 3 ग्राम होने चाहिए, टोटल 3 ग्राम होने चाहिए, यानी कि 2.5 ग्राम ये है। ठीक, तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। लूप के केंद्र पर, तो मैंने आपको बताया हुआ है धारावाही लूप के कारण मान लीजिए ये रेडियस आर है और धारा इसमें आई बह रही है, तो चाहे आपसे सेंटर में पूछ दे, कहीं पर भी पूछ दे, सेंटर में लिखा हो तो भी ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी आप मान कर चलना कि सेंटर पे ही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, सेंटर पे ही पूछा जा रहा है आपसे। मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। देखो, धारा बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है सेंटर पे बढ़ेगा और त्रिज्या बढ़ने के साथ घटेगा। तो लूप से प्रवाहित धारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का मोचन करता है, यानी कि एटीपी, ट्राई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। इसे हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस मुद्रा को खर्च किया जाता है कोशिका के द्वारा। अभी आपने क्या देखा था? पेशी कोशिका में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ग्लूकोज टूटता है लैक्टिक एसिड में, ये देखा था आपने। नॉर्मली क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है तब क्या होता है, देखो हमारे कोशिका में ग्लूकोज पहुंचता है, ये टूटता है पायरुविक एसिड में, इसी को हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। 6 कार्बन का ये यौगिक है और ये 3 कार्बन का यौगिक है। यहां पर तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए और ये घटना जो है साइटोप्लाज्म में घटित होती है। अब ये पायरुवेट जो है ना, ये पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां पर ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में मिलती है। तो बनता है यहां पर सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना। ये वही जल है जब हम सांस छोड़ते हैं भाप के रूप में निकलता है, जब हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली जो है बाहर निकलती है। और साथ में 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज के टूटने से। एक ग्लूकोज के टूटने से जो है 2 पायरुविक एसिड बनता है और यहाँ पर 36 एटीपी जो है प्रोड्यूस होता है। एटीपी क्या है? मॉलिक्यूल है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एनर्जी करेंसी है कोशिका के लिए। जब भी जरूरत पड़ता है कोशिका इसको खर्च करती है। अगर कोशिका 1 मोल एटीपी खर्च करती है तो इससे कोशिका को 30.5 किलो जूल जो ऊर्जा है वो मिलती है। 30.5 किलो जूल जो है ऊर्जा मिलती है 1 मोल एटीपी खर्च करने पर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, या फिर सिंपली मैं एटीपी लिख दे रहा हूं, एटीपी मॉलिक्यूल्स। चलो ठीक, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिका जो है अपनी क्रियाकलापों को करने के लिए इस्तेमाल करेगी, है ना। और यही कारण है ये जो एनर्जी करेंसी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का डाक घर कहा जाता है गोल्जी एपरेटस को, पोस्ट ऑफिस कहा जाता है ना। ये अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। नई वाली एनसीईआरटी में बोला गया है कि भाई इसको डाकघर कहा जाता है कोशिका का। बाकी लाइसोसोम जानते हैं आप, आत्महत्या की थैली है। यदि किसी सतह पर लगने वाला प्रणोद स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तब दाब। प्रणोद, क्षेत्रफल और दाब में क्या संबंध है? तो दाब बराबर होता है प्रणोद बटे में ये क्षेत्रफल, है ना, ये दाब है। तो क्या होगा? अगर क्षेत्रफल घटेगा तो जो दाब है वो बढ़ता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रणोद क्या होता है? ये प्रणोद क्या होता है? लंबवत बल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्षेत्रफल है ना, जो भी क्षेत्र है उसके लंबवत ये बल लगता है, उसी को प्रणोद कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? यानी कि यह मछली जो है भारत में पाई जा रही है और साथ में समुद्री मछली है ना, यानी कि ताजे पानी के जल में जो है ये मछली नहीं रहती है, नदी है, झील है, तालाब है, इसमें नहीं पाई जाती है, केवल समुद्र में पाई जाती है और भारत में ये पाई जाती है। तो रोहू जो है ये ताजे पानी की मछली है या फिर मीठे पानी की मछली है। मृगल, कातला, ये सब जो है मीठे पानी में मछलियां पाई जाती है, यानी नदी है, तालाब है, झील में, इन सारे में पाई जाती है। ये जो पॉम्फ्रेट है ये समुद्री मछली है जो भारत में पाई जाती है। ये सारी मछली भारत में पाई जाती है, लेकिन रोहू, मृगल, कातला जो है ये मीठे जल में पाई जाती है, जबकि जो पॉम्फ्रेट है ये समुद्री जल में पाई जाती है ना। ये आप याद कर लेना। इस बार जो रेलवे का एग्जाम होगा उसमें तो यहां से सवाल आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अब हटा दिया गया है। एक अवतल लेंस किसी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। यदि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? अवतल लेंस है ना, ये अवतल लेंस कहा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो 1/3 है किसका? वस्तु के आकार का। यानी ये जो 1/3 है दोस्तों, ये क्या है? आवर्धन है 1/3। और अवतल लेंस के केस में जो आवर्धन का मान होता है ना वो 0 से 1 के बीच में होता है, यानी कभी ऋणात्मक नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी ये जो आवर्धन है ये धनात्मक है और 1/3 है। अब हमें फोकस दूरी दी गई है और अपने को क्या चाहिए? वस्तु की दूरी चाहिए। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है F/F+U लेंस के लिए। अगर मान लो मिरर होता तो यहाँ पर माइनस होता। ये फॉर्मूला आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये आपका समय बचाएगा। अब अभी मान लो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो आपको जो है सबसे पहले V निकालना पड़ता है ना, V निकालना पड़ता, या फिर V का मान जो है U के टर्म में निकालना पड़ता है ना। कैसे निकालते आप? तो जो लेंस सूत्र है उसको लगाकर निकालते, ठीक? नहीं, आप जो है m बराबर V/U ये फॉर्मूला लगाते हैं। उसके बाद V का मान जो है आप U के टर्म में निकालते हैं, फिर इस V का मान जो है जो U के टर्म में आएगा उसको आप पुट करते कहाँ? लेंस सूत्र में, तब जाकर के जो है वहां से फोकल लेंथ आपको मिलता है। लेकिन इतना पापड़ बेलने की आवश्यकता है नहीं, जरूरत है नहीं, केवल आप इस वाले फॉर्मूले से जो है F का मान निकाल सकते हो। M का मान जो है वो 1/3 हो जाएगा, F का मान जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। -12 और ये प्लस U हो जाएगा, -12 प्लस U ये बराबर हो जाएगा 36। ये U बराबर हो जाएगा -36 प्लस 12 ये हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु दूरी 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है लेंस के सामने। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थितियां क्या होती है? जैसे उपकला ऊतक जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसकी कोशिकाएं एकदम से सटी होती है, गैप नहीं होता है कोशिकाओं के बीच में। वहीं उसके विपरीत संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में बहुत स्थान होता है, कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत दूर होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और टाइटली पैक्ड जो है ये आप बोलेंगे उपकला ऊतक में, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में, उपकला ऊतक में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन करता है ना। तो द्विखंडन में क्या होता है? एक कोशिका होती है, विभाजित हो जाती है 2 कोशिकाओं में, है ना, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये लिशमेनिया में हो जाएगा, है ना। ये जो द्विखंडन है ये आपको देखने को मिलेगा अमीबा में। उसके बाद आप देखेंगे ये अभी आपने देखा लिशमेनिया में, लिशमेनिया के कारण काला जर होता है। उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम में। उसके बाद आप याद रख सकते हो यहां पर युगलीना, युगलीना। ये 4 एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, इन सारे में क्या होता है? द्विखंडन होता है ना। उसके बाद जो है बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी, है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी तो
द्विखंड नहीं होता है। गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, बंदूक की पश्च गति का कारण क्या है? तो बंदूक जो है बुलेट को फायर करती है, इसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो ये बुलेट भी बंदूक पर उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में जो है बल लगाती है। अगर मान लो ये फोर्स 100 न्यूटन लगाया गया है ना, ये फोर्स जो है बंदूक के द्वारा, ये जो 100 न्यूटन है ये बंदूक के द्वारा बुलेट पर लगाया गया है। बदले में जो बुलेट है ये भी बंदूक पर जो है विपरीत दिशा में जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, है ना। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के हिसाब से अगर बंदूक बुलेट पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो बुलेट भी जो है बंदूक पर उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगा। तो बोलेंगे बंदूक पर गोली का प्रतिक्रिया बल, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बंदूक ने बुलेट पर एक्शन लगाया है तो इसका रिएक्शन जो है इस पर बंदूक पर देखने को मिलेगा। तो एक्शन और रिएक्शन ये दोनों के दोनों फोर्स हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है? यानी जो दूरी है, मान लो ये ए है ये बी है, एक कार ए से बी जाती है, वो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, कितना टाइम लगा हुआ जाने में, है ना। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर तय करने में 100 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे, तो जाने में 2 घंटे का समय लगा 100 किलोमीटर। फिर आने में देखो, आने में कहा गया है कि 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आती है, तो आने में जो है समय लगता है 1 घंटा। तो अब देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड ही पूछा गया हमसे। ये होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर जाने में और फिर लौट करके आने में 100 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा? जाने में 2 घंटा लगा था और आने में 1 घंटा का लगा था, तो ये 200 बटे में ये 3 हो जाएगा। लेकिन ये मान किलोमीटर पर आवर में आया है। अब इस 200 बटे में 3 जो है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, है ना। ये मान आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, सॉल्व करेंगे, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ठीक। धातु के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? हमें धातु के संक्षारण को रोकना है, जैसे आपको लोहे पे जो जंग लग जाता है उसको रोकना है ना, या फिर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है उसको रोकना है, या फिर तांबे की वस्तुएं हरी पड़ जाती है उसको रोकना है। तो पेंटिंग किया जा सकता है, पेंट चढ़ाया जा सकता है, जैसे लोहे के ऊपर पेंट हम लोग चढ़ा देते हैं ताकि लोहे पर जंग ना लगे। गैल्वेनीकरण, हम लोहे के ऊपर जस्ते के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिंक के ऊपर चढ़ा देते हैं। और एनोड लगाना, यानी कि जो धातु है उसके ऊपर एनोड की परत चढ़ाना, मोटी परत चढ़ाना, ये भी एक तरीका है। नमी के संपर्क में आना, नमी के संपर्क में आने से तो संक्षारण होता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था, मैंने लिखा था पूरा, जिंक ऊपर था और कॉपर नीचे था। हर ऊपर वाली धातु जो है नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है उसी के विलयन से। क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ऊपर है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित जिंक कर देगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो पाएगा भाई, कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा इसके विलयन से। ठीक, ये स्टेटमेंट सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, बिल्कुल जिंक ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। ये स्टेटमेंट भी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक, और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना, है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो जितने लोग कम से कम देखते हैं, है ना, बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जितने देखते हैं कम से कम लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी
मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्ज़ाम में प्रश्न छूट जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो।